हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास। चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे 2026 के लिए आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि बैंकर्स यूनिवर्सिटी ने बिगनर टू बैंकर कोर्स 2026 बैच के लिए लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में आपका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू तीनों लेवल्स की प्रिपरेशन एक ही जगह पर हो जाएगी। आपको मल्टीपल सोर्सेज पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आपके कमेंट सेक्शन में भी पिन है। पहली न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर्स पार्टिसिपेशन इन दी 22nd एशियान इंडिया समिट इन कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर में ये हो रही है। इससे पहले उन्होंने चेयरमैनशिप के लिए भी मलेशिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया था। हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था। तो जो समिट है इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस साल इस समिट की थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो हम लोग हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो 2026 है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया कि एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन की तरह मनाया जाएगा और उन्होंने कहा कि हमें सेकंड एशियन इंडिया डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग और सेकंड एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। ये सिर्फ अभी प्रपोजल है, इस पर कुछ आगे नहीं हुआ है। इसके साथ साथ इंडिया और एशियान मिलके एक प्लान ऑफ एक्शन 5 ईयर्स के लिए 26 से 30 तक भी इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है एशियन ब्लॉक और इंडिया के बीच में उसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए एशियन कंट्रीज़ जो है ना वो हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आप खुद ही सोचो कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये पूरा रीजन हमारे लिए एशियन कंट्रीज़ का, और उनके साथ ऑब्वियसली हम चाहेंगे हमारी पार्टनरशिप आगे बढ़े। इसके साथ साथ टिमोर लेस्टे जो है एशियन ग्रुप का 11th मेंबर बना है और इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने टिमोर लेस्टे को कॉन्ग्रेचुलेट किया। अगर हम लोग एवोल्यूशन देखें कि कैसे एशियन इंडिया का रिलेशनशिप बढ़ा है, तो 1992 में पहले हम लोग सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बने थे उनके। तो तब ना हमारी पॉलिसी होती थी लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की, अब हमारी जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो तब हम सिर्फ कुछ सेक्टर्स में उनके पार्टनर बने थे। 1996 में हम उनके डायलॉग पार्टनर बन गए थे। देन 2002 में समिट लेवल पार्टनर, हम लोग उनकी समिट्स में पार्ट लेते थे। 2012 में हम उनके स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने सेक्टर्स जो थे कॉपरेशन के वो बढ़ा दिए थे। इवन कि सिक्योरिटी के सेक्टर में भी हमने एक दूसरे के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइजेस शुरू कर दी थी। 2022 में हम लोग उनके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए और आज तक हमारा स्टेटस यही है। नेक्स्ट है बिहार इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस 2025, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्प्ले ऑफ इलेक्शन मैटर इन साइलेंस पीरियड एंड एग्जिट पोल। तो आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं ना, ये कुछ टर्म्स साइलेंस पीरियड, एग्जिट पोल आपने सुनी होंगी। तो हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। बेसिकली देखिए जो इलेक्शंस है ना उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है हमारे कंट्री का, और इसी एक्ट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस दिए गए हैं। तो साइलेंस पीरियड क्या होता है? साइलेंस पीरियड आपका 48 आवर्स का पीरियड होता है। 48 आवर्स जिसका आखिरी घंटा वो होगा जब आपकी जो पोलिंग है ना इलेक्शन के लिए, जो सारे पोल हो रहे हैं, लोग अपने वोट डाल रहे हैं, वो जो आखिरी घंटा है जिसमें वो पोल ख़त्म होना है, उस घंटे को से पिछले 48 घंटे, तो यानी कि उस घंटे को मिला के जो पिछले 48 घंटे होते हैं उस पीरियड को हम साइलेंस पीरियड कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? देखो ये ना बेसिकली इसमें अलाउड नहीं होता है कि कोई भी अब पार्टी आके अपने आप को मार्केट करे या कुछ भी अब प्रचार हो जिससे लोग जो है ना वो एक अनबायस्ड अपना डिसीजन ले पाए। उस टाइम लोग बैठ के एक्चुअली में सोच पाएँ कि क्या हम चाहते हैं, क्योंकि वरना क्या होगा, देखो लास्ट मिनट प्रोपेगेंडा तक अलाउड होगा ना, तो आप मानो आप पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हो, बाहर भी अगर वो प्रोपेगेंडा कर रहा है ना आपके माइंड में रहेगा, आप शायद वहीं पे उन्हीं को वोट दे दो। तो इसलिए कि लास्ट मिनट ये सब कुछ ना हो, आप बिल्कुल फ्री होके अपनी चॉइस से वोटिंग कर पाए, इसलिए ये साइलेंस पीरियड बनाया गया है। इसमें क्या होता है, पब्लिक मीटिंग्स नहीं उस टाइम पे होल्ड कर सकती कोई भी पार्टी, मीडिया डिस्प्ले नहीं हो सकता इलेक्शन मैटर का, एंटरटेनमेंट जैसे कि आपके थिएटिकल परफॉर्मेंस या नुक्कड़ नाटक कुछ होते हैं जिसमें वोटिंग रिलेटेड या कोई भी पार्टी रिलेटेड कुछ भी इन्फो होती है वो नहीं हो सकते, कैनवसिंग अलाउड नहीं होती, लीकर सेल भी इवन की आपकी अलाउड नहीं होती, ठीक है, कहीं पे भी। एंड सोशल मीडिया पर भी बैन किया जाता है कैंपेनिंग के लिए उस टाइम पे।
नेक्स्ट है एग्जिट पोल। तो ये आपके सेक्शन 126A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया गया है। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ना आप एक ओपिनियन सर्वे लेते हो। कैसे करते हो आप ये, जो लोग वोट दे के आ रहे हैं ना उनसे एक ओपिनियन लेते हो कि उन्होंने किसको वोट दिया। उसके बेस पे एनालिटिक्स लगा के पूरे वो पॉपुलेशन पे लगाया जाता है कि कितना परसेंटेज वोट किस पार्टी को मिलेगा और कौन जीत सकता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपके एग्जिट पोल भी होते हैं ना, ये भी उन 48 घंटों में बंद होते हैं। इसको भी साइलेंस पीरियड में प्रोहिबिट किया जाता है। एग्जिट पोल्स में बेसिकली ये आपके बैन होते हैं, जो कमेंस होता है बिगनिंग ऑफ द और फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट डे ऑफ पोल एंड कंटिन्यूज टिल हाफ एन आवर आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द पोल ऑन द लास्ट डे। तो ये इसका प्रोहिबिशन का साइलेंस पीरियड रहता है। जैसे कि अभी बिहार इलेक्शंस हैं तो उसमें भी आपके ये बैन कर दिए गए हैं। जैसे कि 6 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा, तो फिर ये उस पीरियड में ये बैन रहेंगे। और पेनल्टी भी लगती है, मानो अगर इस पीरियड में किसी ने बैन पीरियड में किया है ना तो उन पर पेनल्टी लगेगी, जो कि इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक की, या फिर फाइन, या फिर दोनों चीज़ें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए बना था। देखो जो इस एक्ट को पावर्स है ना वो मिलती कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ही है। 324 से 329 है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस, वो आपके इलेक्शन से रिलेटेड है। लेकिन एक्चुअल में वो कैसे कंडक्ट कराना है वो ये एक्ट बताती है। इवन कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी इसी एक्ट के फ्रेमवर्क को फॉलो करता है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट है गो रेड फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन। तो ये डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ आपका अक्टूबर का मंथ हो रहता है और उसमें इस साल ये कैंपेन चल रहा है। जो आपका इंटरनेशनल डिसलेक्सिया अवेयरनेस डे बनाया जाता है वो हर साल अक्टूबर 8 को बनाया जाता है। तो डिसलेक्सिया क्या है, ये बेसिकली एक न्यूरोबायोलॉजिकल लर्निंग डिफरेंस है। जिन बच्चों को ये होती है उनको थोड़ी दिक्कत होती है कुछ पढ़ने में, स्पेलिंग्स में या लिखने में। ये उनकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होता है। तो इसी के अवेयरनेस लाने के लिए ये आपका दिन स्थापित किया गया था, मंथ बनाया गया था, और इस बार इसमें गो रेड फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी सेट टू कमीशन इक्षक द 3rd सर्वे वेसल एट नेवल बेस कोची। तो ये जो हमारा वेसल है इसे गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने बनाया है और 80% इसमें इंडिजिनस कंटेंट लगा है। ये जो आपका वेसल रहेगा ये फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेस कर सकता है ऑफ पोर्ट्स एंड नेविगेशनल चैनल्स। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह जी इनॉग्रेट्स इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। तो ये जो वीक है आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने ऑर्गेनाइज किया है। अक्टूबर 27 से 31 तक इसे मनाया गया था और ये ऑर्गेनाइज किया गया था नेस्को एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में। थीम क्या था इस वीक का, यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन। नेक्स्ट है लाब्सना एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज नेशनल वर्कशॉप ऑन नक्शा प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो नक्शा प्रोग्राम बेसिकली आपका फुल फॉर्म है इसकी नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का इनिशिएटिव है, वो इसको देख रहे हैं इस प्रोग्राम को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली क्या है, एक ना लार्जर प्रोग्राम है आपका डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें हम अपना जितने भी लैंड है ना रूरल अर्बन सबको हम लोग डिजिटाइज करना चाहते हैं। क्योंकि देखो पुराने जो पेपर्स हैं ना वो फट सकते हैं, गुम हो जाते हैं, फ्लड्स में ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए अब हम सबको जब डिजिटाइज कर ही रहे हैं तो हम लैंड रिकॉर्ड्स को भी डिजिटाइज करना चाहते हैं। उसी का एक आपका कॉम्पोनेंट है नक्शा। तो नक्शा का गोल क्या है बेसिकली कि हम लोग जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं अपने सिटीज़ और टाउन्स के ना उनको बिल्कुल एक्यूरेटली और ट्रांसपेरेंटली डिजिटल बना दें, डिजिटल सिस्टम पर ले जाएं। एंड ये हमारा एक गोल है, नेशनल गोल, वन नेशन वन लैंड रिकॉर्ड। तो हम लोग उसके अंतर्गत चाहते हैं कि ये सब कुछ हम कर लें। इसके साथ साथ पता है क्या बेनिफिट होगा, जब सब कुछ डिजिटल होगा ना कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी कि लैंड किसके नाम है। जैसे लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, और आप बस एक ऑनलाइन जाओगे रिकॉर्ड्स पे चेक करोगे आपको पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर्टी वो लैंड किसके नाम है।
इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं जो नक्शा एड्रेस कर रहा है ये स्कीम? लैंड डिस्प्यूट्स आपके ख़त्म होंगे, अर्बन प्लानिंग आपकी बेटर हो सके कि आप देख सकोगे कि कहाँ एक्सपेंशन हो सकती है, यहाँ पे हमें करनी चाहिए। देखो बिल्डिंग्स कहीं पे भी नहीं तो बन रही हैं, कई बार वो लैंड ही नहीं बिल्डर की होती है, वहाँ पे वो लोग बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। टैक्स इवेजन भी आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब बिल्कुल डिजिटाइज होगा ना तो पता होगा ये प्रॉपर्टी किसके नाम है। बेनामी जो हम लोग कहते हैं ना, बेनामी ट्रांजैक्शंस, बेनामी प्रॉपर्टी, लोग इलीगल पैसे से, ब्लैक मनी से जो प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं उसका भी, क्योंकि पेपर्स में है लेकिन जब ऑनलाइन चढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा कि इस बंदे के नाम इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वो टैक्स इवेड नहीं कर पाएंगे। एंड ट्रांसपेरेंसी देखो अभी है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं सही है, करप्शन बहुत है प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस में, उसको भी एड्रेस करेगा। नक्शा जो है आपका काम कैसे करता है ये प्रोग्राम, तो ये GIS इंटीग्रेटेड डेटाबेस है पूरे आपके अर्बन लैंड का, और इसमें बेसिकली सर्वे ऑफ इंडिया इसका टेक्निकल पार्टनर है, उन्होंने सारा टेक्निकल सपोर्ट इसके लिए प्रोवाइड किया है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे, एयरक्राफ्ट्स यूज़ किए जाएंगे, जिससे ना हाई रेजोल्यूशन पूरे एरिया, एक रीजन ले लिया, एक सिटी ले लिया, उसकी पूरी मैपिंग की जाएगी, ठीक है। और फिर उस जो इमेजेस उस मैप्स में हर प्लॉट के डिवाइड किए जाएंगे कि कितना एक्चुअली में किसके नाम है एरियाज़। देन ग्राउंड ट्रूथिंग भी की जाएगी, यानी कि जिसे हम फील्ड सर्विस बोलते हैं। इसमें आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को भी यूज़ किया जाएगा। टीम्स जा के फिजिकली भी डिमार्केट करेंगी कि प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज क्या हैं। देखो ऊपर से ना ड्रोन से हम लोग पूरे एरिया की तो ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में एक एक की प्रॉपर्टी किसके नाम है उसके लिए हमें ग्राउंड ट्रूथिंग की ज़रूरत है। देन सेंट्रल ऑनलाइन जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल बनाया गया है जो सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिसमें रियल टाइम कलेक्शन, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट होगा ऑफ द स्पेशल एंड टेक्सचुअल लैंड डेटा। तो देखियो लोग डेली बहुत ज़मीन बिकती भी है, बहुत खरीदी भी जाती है, तो रियल टाइम अपडेशन होगा जो ये वेब GIS प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और इस प्लेटफॉर्म में डेटा पूरा इंटीग्रेट किया जाएगा, जितनी भी मैप्स हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग है, जो उनके पास रिकॉर्ड है आज तक का, देखो जितना भी हमारे लैंड डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड है उसको इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। पहले उन्होंने मैप्स बना लिए, फिर उन्होंने फिजिकल सर्वेस कर लिए, फिर उसको अपने रिकॉर्ड से मैच करेंगे और फाइनली सारा रिकॉर्ड को ये डिजिटली चढ़ा देंगे। और उसके बाद जो डेली आपका लैंड डिपार्टमेंट में जो भी चेंजेस होंगे वो सब इसमें इंटीग्रेट होते रहेंगे। इम्प्लीमेंटेशन तो पहले अभी 1 ईयर पायलट प्रोग्राम इसका अर्ली 2025 से शुरू कर दिया गया है, जिसमें 157 अर्बन लोकल बॉडीज़ अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड 3 UTs कवर अभी किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपका अभी टारगेट एरिया स्मॉलर सिटीज़ एंड टाउन्स हैं, जिनका एरिया अभी 35 स्क्वायर किलोमीटर से कम है और पॉपुलेशन भी 2 लाख लोगों से कम है। क्योंकि देखो जब छोटे एरिया से स्टार्ट करेंगे ना तो उनके लिए इजी रहता है कि एक्चुअली में ये सक्सेसफुल है, क्या हमें इश्यूज आ रहे हैं, तो वो उसे ठीक कर पाएंगे। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, ऑब्वियसली ईज़ ऑफ लिविंग एनहांस हो जाएगा, गवर्नेंस बेटर होगी, प्रॉपर्टी टैक्स इवेजन आपका कम हो जाएगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और लैंड डिस्प्यूट्स भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। तो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं इस मिशन ने एज ऑफ अक्टूबर 2025, क्या हैं वो, तो 15.72 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स में सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जा चुका है, यानी कि 81% ऑफ रूरल होम्स में अब साफ़ पीने का पानी है। और बल्कि 11 स्टेट्स और UTs में तो आपके 100% टैप वाटर अवेलेबल है रूरल हाउस होल्ड्स में। एंड इसके साथ साथ 9.23 लाख स्कूल्स एंड 9.66 आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी टैप वाटर दिया जा चुका है। तो आप देखोगे काफ़ी बड़े नंबर्स हैं इस मिशन ने जो अचीव किए हैं। इस मिशन का फोकस वाटर क्वालिटी पर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पहुंचाना इनका काम है, क्वालिटी वाटर और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन करना इनका एम है। तो क्वालिटी एश्योरेंस भी दी जा रही है और करंट फाइनेंशियल ईयर में आपकी 2843 लैबोरेटरीज़ खोली गई हैं जो वाटर सैंपल्स को टेस्ट करती हैं उनकी क्वालिटी के लिए। इसके साथ साथ 25 लाख विमेन को भी ट्रेन किया गया है, उनको फील्ड टेस्टिंग किट्स दी गई है जिससे वो विलेज लेवल पर जाकर वाटर क्वालिटी को चेक कर सकें।
सोशो इकोनॉमिक और हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आया है इस मिशन की वजह से कि 5.5 करोड़ आवर्स ईच डे आपके बचेंगे। जो होता था ना कि देखिए घर की औरतें या वो बाहर जाके उन्हें पानी लाना पड़ता था, तो इतने उनके घंटे अब बचेंगे। वो वही घंटे बच्चों को पढ़ाने में, घर के और काम में या फिर बाहर जाके जॉब्स में दे पाएंगे। उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत आए हैं। 4 लाख डायरियल डेथ्स होती हैं हमारी कंट्री में गंदे पानी की वजह से, वो भी कम होंगी। एंड 14 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स आप अब बचा पाएंगे इस वजह से। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही है। सो इस मिशन की वजह से 3 करोड़ पर्सन ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसके कंस्ट्रक्शन फेज़ में, डिफरेंट फेजेस में लाया गया है। तो आप देखो कि नंबर्स बहुत इस मिशन के बड़े हैं, बहुत ज़्यादा इसने बेनिफिट किया। और देखो साफ़ पानी तो सबका हक है, हमारी राइट टू लाइफ का भी पार्ट है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, बेसिकली कम्युनिटी ड्रिवन है ये मिशन। इसमें जन भागीदारी से पेयजल प्रबंधन, तो सारे लोगों को मिलके कम्युनिटी लेवल पर देखो पानी को साफ रखना तो हमारी भी ड्यूटी है ना कि हम अपने जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबली यूज़ करें। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी इनॉग्रेट्स डीप सी फिशिंग वेसल्स अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एट मेजगांव डॉक मुंबई। तो पहले हम लोग इस वेसल के बारे में जान लेते हैं। तो ये अंडर आपने देख ही लिया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत दिए गए हैं और एक वेसल की जो कॉस्ट है वो 1.2 करोड़ रुपीज़ है। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने मिलके दिया है इस वेसल के लिए। एंड बेसिकली इस वेसल में एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है जिससे आपकी जो मेराइन रिसोर्सेज को बेटर सस्टेनेबल वे में हार्वेस्ट कर पाएँ। और देखो लोगों की लाइवलीहुड भी है, उनकी लाइवलीहुड भी ना ख़राब हो, हमारा एनवायरनमेंट भी ना ख़राब हो। और ये जो वेसल है ये 25 दिन तक आपके सी में रह सकता है समुद्र में, और 20 टन फिश ये लेकर आ सकता है एक बारी में। जो इनिशिएटिव है बेसिकली फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके इस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है ना हमारी फिशरी इंडस्ट्रीज़ का वो और ज़्यादा है, वो उसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अब इस वेसल्स के आने से क्या इम्पैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली देखिए फिशरीज इंडस्ट्री के आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अब ये भी कोऑपरेटिव मॉडल पर जा रहे हैं और हमने देखा है कोऑपरेटिव मॉडल से आज तक कितने सेक्टर्स का भला हुआ है, तो इसका भी भला होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ेगी और सी फूड, क्योंकि देखो जब बेटर होगा, सस्टेनेबल वे में होगा तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कॉम्पिटिटिव होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये सितंबर 2020 में लॉन्च की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने लॉन्च की थी। तो ये ब्लू रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब आपका फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 5 साल का है, 2020-21 से लेके 24-25 तक का था। एंड 20,050 करोड़ रुपीज़ इसमें लगाए जा चुके हैं। स्कीम के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो फिश प्रोडक्शन को 22 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाना। पहले 24-25 तक था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया था आपका 25-26, तो ये इस फाइनेंशियल ईयर तक है अब स्कीम। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स अपनी बढ़ाना, ₹1 लाख करोड़ तक करना। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, तो आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को 20-25% तक कम करना। 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जॉब्स क्रिएट करना। सस्टेनेबली देखिए हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है, वो भी इसका एम था। इकोनॉमिक सिक्योरिटी बचाते हुए हमारे फिश फार्मर्स की। इसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी बेटर करना भी इस स्कीम का एम था। इसके साथ साथ देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपके किसान क्रेडिट कार्ड भी फिश फार्मर्स तक के लिए अवेलेबल करवाए गए थे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स फर्स्ट बैच ऑफ 7 प्रोजेक्ट्स with investment of over 5,500 crores under electronics manufacturing component scheme.
देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है ना, गोइंग फॉरवर्ड इतना बूम है सेक्टर में, लेकिन कंपोनेंट्स ना अभी भी हम लोग इंपोर्ट करते हो। इससे क्या होता है, इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है। कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर मानो कोई कंट्रीज़ में दिक्कत आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो इंटरनेशनल अगर आपके सी रूट्स बंद हो जाते हैं तो ये पार्ट्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं और या फिर बहुत महंगे हो जाते हैं। तो क्या दिक्कत, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दिक्कत आती है। तो इसीलिए ये स्कीम लाई गई कि जिससे हम कंपोनेंट्स भी इंडिया में ही बनाएं इंडिजीनियसली, और हमारा इंपोर्ट बिल भी इससे कम होगा और हमें डिपेंडेंसी भी हमारी ख़त्म होगी इंपोर्ट्स पर। तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च की थी। टोटल आउटले 22,919 करोड़ का है। 25-26 से लेके 31-32 तक के पीरियड के लिए लॉन्च की गई है। इसमें क्या है, बेसिकली इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। जैसे पीएलआई स्कीम्स है ना, वही इसका सेम ही लॉजिक है। टर्नओवर लिंक्ड होंगे, कैपेक्स लिंक्ड होंगे, हाइब्रिड इंसेंटिव मॉडल्स, मतलब दोनों को मिला के कि कुछ टर्नओवर पर बेस, कुछ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बेस करके ये इंसेंटिव्स देते हैं। बाकी जो आपकी स्कीम्स है, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गई, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, इनके साथ भी इसको मर्ज किया गया है इस इनिशिएटिव को, जिससे पूरा ना एंड टू एंड हम लोग एक अपना क्रिएट कर पाए एनवायरनमेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का। जो इनिशियली है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इस स्कीम को। एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, इन्वेस्टमेंट की 1.15 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स भी अभी तक आ चुकी हैं। और जो अभी आपके 7 प्रोजेक्ट्स भी इसमें फर्स्ट बैच अप्रूव हुआ है, उसमें आपके मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट पीसीबीज, कैमरा मॉड्यूल, सब असेंबलीज, तो ये सब कुछ आपके कॉपर क्लैड लैमिनेट्स, ये सब कुछ इसमें बनाए जाएंगे। और जो ये प्रोजेक्ट्स हुए हैं ये 5 तमिलनाडु में है, 1 आंध्र प्रदेश में है, 1 मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व्स विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025। तो ये अक्टूबर 27 से नवंबर 2 तक मनाया जाता है। इसे हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पर बनाया जाता है। तो ये वीक उसी हफ्ते में मनाया जाता है जिसमें उनका बर्थडे आता है। इसमें इंटीग्रिटी प्लेज ली जाती है सारे पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा कि कोई भी वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। एंड इसमें लोगों को करप्शन के अगेंस्ट सारा के एथिकल क्या कंडक्ट होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स का, वो सब के बारे में अवेयर किया जाता है। थीम क्या है इसकी, विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ साथ हम सीवीसी के बारे में भी देख लेते हैं। तो सीवीसी आपका 1964 में सेटअप हुआ था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और के संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था कि करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप एक सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाइए। उसके बाद आपका सीवीसी एक्ट 2003 में पास किया गया, जिसने इस कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। अभी बिल्कुल ऑटोनॉमस फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इसमें क्या है, आपके कमिश्नर होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो कि करंटली श्री परवीन कुमार श्रीवास्तव जी हैं, और उनके साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। तो 3 मेंबर्स की ये पूरी बॉडी होती है। उन्हें सीवीसी को अपॉइंट कौन करते हैं, तो रिकमेंडेशन होती है कि कौन कमिश्नर्स बनेंगे। एक 3 मेंबर कमेटी बनती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा होते हैं। ये तीनों मिलकर रिकमेंड करते हैं कि किनको बनाना चाहिए, और फिर उनकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करते हैं। 4 साल के लिए ये ऑफिस को होल्ड करते हैं, या फिर जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते। फंक्शंस क्या है सीवीसी का, तो ये सुपरिंटेंडेंस है इनकी ओवर फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि सीबीआई से भी ऊपर इनकी सुपरिंटेंडेंस है। एंड ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसके साथ साथ एक्ट में इन्हें पावर भी दी गई है कि ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट करप्शन की कंप्लेंट आए। विसल ब्लोअर जो भी शिकायत अगर किसी की करता है उसको प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर कोई भी ऑफिस का मिसयूज़ भी होता है अंडर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन, तो उसको में भी ये उनको प्रोटेक्शन देंगे। उनका सारा के रिटर्न कंप्लेंट्स को देखना, उसके बाद ये देखना कि एक्चुअली में वो रियल है या नहीं है, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी कंडक्ट करना इनकी ड्यूटी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं
और उनकी जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं ऑन विजिलेंस मैटर्स। और ये विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सबको यही उनके विजिलेंस मैटर्स को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। तो देखिए जो सीपीसी है ना, आपकी टेम्परेरी बॉडी बनाई जाती है यूजुअली हर 10 ईयर साइकिल पर। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक पार्ट टाइम मेंबर होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। जो कमीशन है उसको 18 महीने का टाइम दिया गया है कि आप जब वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी उसके बाद 18 महीने में उन्हें अपनी रिकमेंडेशंस देनी है रिगार्डिंग के पे रिवीजन क्या होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। जो 8th सीपीसी की रिकमेंडेशन है ये माना जा रहा है कि आपके जनवरी 1 2026 से ये लागू हो जाएंगी। अपॉइंटमेंट इनकी जो है कैबिनेट ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुकी है, उन्हें चेयरपर्सन बनाया है इस कमीशन का। इनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रहेगी? ऑब्वियसली इन्हें ये देखना है कि फिस्कल प्रूडेंस रहे, कि एक्चुअली में हमारे ट्रेजरी में, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम लोग उतने जो भी ये चेंजेस कर रहे हैं वो दे पाएंगे, एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है कंट्री को, उसको देखते हुए इन्हें अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। रिसोर्सेज भी देखने हैं कि ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कितना और गवर्नमेंट कर सकती है। पेंशन कॉस्ट को भी ये इंक्लूड करेंगे। स्टेट्स पर भी क्या, क्योंकि देखो स्टेट गवर्नमेंट पर भी क्या इम्पैक्ट आएंगे, उनको भी देना होता है। तो हर चीज़ को इन्हें कंसीडर करना है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को, हर चीज़ को कंसीडर करके इन्हें ये अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर राबी 2025-26 ऑन फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स। तो आपका राबी सीजन स्टार्ट हो चुका है। अब ये 6 महीने का अक्टूबर 1 से मार्च 31 आपके प्रोवाइड की है इन्होंने सब्सिडी फर्टिलाइजर्स पर। बजटरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगा इसका? 37,952 करोड़ रुपीज़। देखो कितनी सब्सिडी हो जाती है एक ही उसके लिए। एंड इसका मतलब है कि ये खारिफ सीज़न जो गया था ना, उससे 736 करोड़ इन्होंने ज़्यादा अप्रूव की है कैबिनेट ने। इसका एम क्या होता है? देखो ऑब्वियसली जब इनकी अवेलेबिलिटी स्मूथ रहेगी फर्टिलाइज़र्स की और सब्सिडाइज रेट पर रहेगी फार्मर्स के लिए, तो ऑब्वियसली जो आपका पैदावार है वो अच्छी होगी और पैदावार को आगे भी वो सस्ते रेट पर बेच पाएंगे। एंड अप्रूवल जो है ये सब्सिडी को रैशनलाइज करना चाहता है इन व्यू ऑफ रीसेंट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड इनपुट्स लाइक यूरिया, डीएपी, एमओपी एंड सल्फर। क्योंकि देखो वर्ल्ड ओवर ना क्योंकि इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो ये महंगे हुए हैं, उसको भी कहीं ना कहीं वो लोग सस्ता ऑब्वियसली फार्मर्स के लिए सरकार बनाना चाहती है। तो ये जो आपकी स्कीम है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ये बेसिकली 28 ग्रेड्स ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटाशियम के जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनको सब्सिडाइज रेट्स पर फार्मर को उपलब्ध कराती है। और ये आपकी जो सब्सिडी है, ये आपका जो स्कीम है अप्रैल 1 2010 से लागू है, तब से ये चल रही है। हर सीज़न से पहले कैबिनेट बैठती है और डिसाइड करती है कि कितना सब्सिडी देना है। आपका हर एक जो होता है ना पर्टिकुलर, जैसे कि आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, उस पे कि पर यूनिट कितनी रुपीज़ की सब्सिडी देनी है, ये डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज सेट टू लॉन्च कोयला शक्ति स्मार्ट कॉल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। तो इसमें इनको कोल प्रोडक्शन, डिस्पैच, लॉजिस्टिक्स, कंजप्शन सब पता लगेगा। ये प्लेटफॉर्म नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत ही काम करती है। और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप प्लेटफॉर्म है, जो सरकार का एक डिजिटल गेटवे है, जो उन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंतर्गत लॉन्च किया था, वही इसे पावर करेगा। देन वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2025, ये हर साल अक्टूबर 29 को मनाया जाता है। थीम है एवरी मिनट काउंट्स, और 2004 में इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया था। वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है अपेडा फैसिलिटेट्स फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ जीआई टैग्ड इंडी एंड पुलियांकुदी लाइम्स फ्रॉम कर्नाटका एंड तमिलनाडु टू यूनाइटेड किंगडम। तो इंडी लाइम आपके विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पाया जाता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एरोमा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा इसमें से जूस निकलता है। इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है। और जो पुलियांकुदी लाइम है वो आपका तेनकासी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में उगता है
और इसका जो पील होता है ना, बाहर का छिलका बहुत पतला होता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, एसिडिक कंटेंट हाई होता है, एंड विटामिन सी का भी कंटेंट इसमें बहुत हाई होता है, और 55% इसमें से जूस इसका कंटेंट रहता है। नेक्स्ट है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नाडा जी कन्वीन्स 31st मीटिंग ऑफ द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड टू reiterate the nation's commitment to strengthen the implementation of PC and PNDT Act 1994। तो चलिए हम इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये एक्ट फुल फॉर्म है आपका प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। तो ये पार्लियामेंट ने एक्ट निकाला था, बेसिकली आपका प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जिससे ना हो सके, जो इससे आपकी कन्या भ्रूण हत्या होती है ना, फीमेल फिटिसाइड, उसे कम करने के लिए। क्योंकि जो सेक्स रेशियो है ना हमारी कंट्री में, वो ऑब्वियसली मेल्स की तरफ ज़्यादा स्क्यूड है, फीमेल्स उतनी नहीं है। तो इसको रोकने के लिए ये लाया गया था एक्ट 1994 में। जो एक्ट है आपका, इसे 2003 में अमेंड भी किया गया था। इसमें प्री कंसेप्शन स्टेज को भी इंक्लूड कर दिया गया था। तो इसमें बैन किया जाता है कि आप सेक्स सिलेक्शन की टेक्निक्स नहीं यूज़ कर सकते, अपने कॉन्सेप्शन से पहले भी या उसके बाद भी। एंड इसका जो रेगुलेशन है, ये सारे प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जिसमें आपके अल्ट्रासाउंड, एमनियोसेंट्रिसिस, कोई भी टेक्निक है, सबके ऊपर ये लागू होता है। और ये सिर्फ आप कब कर सकते हैं, कब अलाउड होती हैं ये टेक्निक्स? ये आपके अगर तो देखो आपका जो फीटस है उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कि आगे जाके हमें पता है कि बच्चा होने से इसमें दिक्कतें ही रहेगी, वो एक सही लाइफ नहीं जी पाएंगे, तो तब ये अलाउड होता है। लेकिन आपके सेक्स लिंक्ड, आपके सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें ये अलाउड नहीं है। इसमें प्रोहिबिशंस क्या क्या हैं इसकी? आप ऑब्वियसली आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। एंड कोई भी कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता। आप प्रेग्नेंट वुमेन या उनके रिलेटिव्स को नहीं डॉक्टर्स बता सकते कि क्या उनके बच्चे का सेक्स है। देन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी करना होता है इस एक्ट के अंदर। जितने भी क्लिनिक्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, सबको रजिस्टर करना है जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन्स को यूज़ करते हैं। एंड अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो हैं, कोई भी अनरजिस्टर्ड एंटिटी ना ही यूज़ कर सकती है, ना ही उसको सेल कर सकती है। एडवर्टीज़मेंट भी आप नहीं कर सकते हो अपने सेक्स डिटर्मिनेशन फैसिलिटीज़ की। एंड रिकॉर्ड आपको बिल्कुल पूरा मेंटेन करना होता है कि आपके पास किसने अल्ट्रासाउंड करवाया, क्या उनका रहा, आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना है अंडर सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी देखिए मशीनरी बनाई गई थी, फ्रेमवर्क है। जैसे कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है जो एपेक्स बॉडी है, जिसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयर करते हैं, जो पूरा रिव्यू करता है कि एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ऑल ओवर कंट्री सही हो रहा है या नहीं है। देन अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ आपके सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पर बनाए गए हैं, जो कि इन क्लिनिक्स को चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई क्लिनिक नहीं इसको फॉलो कर रहा है, उनके लाइसेंस को कैंसिल करते हैं एंड उनके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। देन एक एडवाइजरी कमेटी भी स्टेट और हर यूटी लेवल पर बनाई जाती है। नेक्स्ट है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड NSIC पेज डिविडेंड ऑफ 43.89 करोड़ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो NSIC के बारे में हम देख लेते हैं। ये एक PSU है आपकी, जो MSME सेक्टर को देखती है हमारी कंट्री में। ये एक मिनी रत्ना PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत काम करती है। 1955 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। इसका मिशन है MSME सेक्टर को सपोर्ट करना, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हर सर्विस उनको प्रोवाइड करना। ये स्कीम्स जैसे कि मार्केटिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, बिल्स डिस्काउंटिंग, क्रेडिट फैसिलिटेशन, टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी सब कुछ देती है। इसके जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एज ऑफ नाउ, वो हैं डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य जी। और 24-25 में इनका जो रेवेन्यू है वो रहा है 3,431 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 146.30 करोड़ का आया है और ये इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से 15.60% और उसी का पार्ट इन्होंने डिविडेंड दिया है सरकार को। नेक्स्ट है, इंडियाज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ग्रोथ ऑफ 4% इन सितंबर 2025। तो ये मॉस्पी आपका निकालता है हर महीने।
देखिए एग्ज़ाम से एटलीस्ट 6 महीने पहले का ना सारा ये आप लोग, मैं हर महीने आपको बताती हूँ, आपकी मंथली पीडीएफ्स में भी अवेलेबल है कोर्स, जिन बच्चों ने ले रखा है बिगनर टू बैंकर कोर्स, तो वीडियोस में भी आपके होता है, तो अपने एटलीस्ट 6 महीने के ना पढ़ के जाया करो। देन सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग में आपका 4.8% का ग्रोथ देखा गया, इलेक्ट्रिसिटी में 3.1%, माइनिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 0.04% से। तो ग्रोथ आप बेसिकली देखोगे मैन्युफैक्चरिंग में ही सबसे ज़्यादा आई है। मैन्युफैक्चरिंग में भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, ट्रेलर एंड सेमी ट्रेलर और बेसिक मेटल्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में देखो हाईएस्ट है, देखा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट स्कीम भी है उसमें ज़्यादा हो रही है, तो ये लिंक किया करो। देन हम लोगों ने देखा था कि आपका जो आईआईपी है वो सेक्टर वाइज भी निकलता है और यूज़ बेस्ड क्लासिफिकेशन भी होती है, उसमें भी आपकी ग्रोथ देखी गई है ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्टर, लेकिन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में आपके कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है 2.9% की। देन नेक्स्ट है, इंडिया अचीव्ड हिस्टोरिक माइलस्टोन इन पावर सेक्टर, 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी हम लोग इस टाइम बना रहे हैं, और रिन्यूएबल जो है इसमें से 50% कंपोनेंट हम अचीव कर चुके हैं। टोटल इंस्टॉल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है इंडिया की, तो वो 500 गीगावाट्स को क्रॉस कर चुकी है एज ऑफ September 30, 2025। इसमें जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर मिला के है वो 256.09 गीगावाट है, यानी कि 51% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी कंट्री में आज रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आ रही है। तो देखो हमने COP 26 में भी पंचामृत गोल्स हैं हमारे, हम 50% चाहते थे हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से लाएं बाय 2030, और हमने 5 साल पहले ही वो चीज़ अचीव कर ली है। जो फॉसिल फ्यूल से है वो 49% शेयर है 244.80 गीगावाट का। रिन्यूएबल एनर्जी में भी सोलर एनर्जी से सबसे ज़्यादा आ रहा है, फॉलोड बाय विंड पावर। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपना जो अप्रैल सितंबर का पीरियड था ना 6 महीने का 25-26 में, उसमें हमने 28 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी ऐड किया है। फॉसिल फ्यूल बेस सिर्फ 5.1 है, हम देखो इसका मतलब हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पे इस टाइम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इंडिया एंड नेपाल स्ट्रेंथन पावर सेक्टर कॉपरेशन। नेपाल्स मिनिस्टर ऑफ एनर्जी HE कुलमान घिसिंग मीट्स यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी। तो इसके बाद एक जॉइंट वेंचर एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडियाज पावर ग्रिड एंड नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। एंड इसके साथ साथ 2 न्यू ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, एक इनारुवा नेपाल में, इनारुवा नेपाल से न्यू पूर्णिया इंडिया में, और एक लामकी 2 धारा जो नेपाल में है टू बरेली इंडिया, इनको लिंक किया जाएगा। देन नेक्स्ट है EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, वो सेलिब्रेट करेंगे जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर 2025 तक। बेसिकली ये आपका ऑर्गेनाइज कर रही है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और ये आपका 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है उसके उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है ये पखवाड़ा। ये आपका मार्क करता है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग जो ट्राइबल हीरोज़ हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लोगों को बता सके और ट्राइबल यूथ को एम्पावर कर सके। नेक्स्ट है, इंडिया सेट्स 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल अंडर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो 3 हमने कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो हमें मिले हैं? मोस्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ, तो 3.21 करोड़ से ज़्यादा लोग ने रजिस्टर किया है। मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक, 9.94 लाख लोगों ने इस पर रजिस्टर किया है, उससे ज़्यादा। मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर वाइटल साइंस स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक एट स्टेट लेवल ओवर 1.25 लाख। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस अभियान के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बात भी की थी। ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी एफर्ट है जिसमें बेसिकली विमेन, एडोलेसेंट, गर्ल्स, चिल्ड्रन, इन सब की हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया है। कैंप्स लगाए जा रहे हैं जगह जगह, पूरा लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है हेल्थ वाइज। तो 19.7 लाख हेल्थ कैंप्स अक्रॉस हमारी कंट्री लगाए गए हैं, और जहाँ पे अभी तक 11 करोड़ लोगों को वो आ चुके हैं और वो ये लोग स्क्रीन कर चुके हैं, हमारी मिनिस्ट्री, हमारे जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं।
नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस एज लखनऊ डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो इसे देखिए, लखनऊ इंडिया की सेकंड सिटी बनी है। इससे पहले हैदराबाद 2019 में बनी थी, अब लखनऊ बनी है। एंड लखनऊ को ये ऑनर क्यों मिला है? तो देखिए, जो भी सिटी ये होती है उनकी बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा होता है, उनका बहुत ट्रेडिशनल फूड होता है। तो लखनऊ में भी अवधी कुजीन बहुत अच्छी मिलती है एंड इसी वजह से इन्हें ये मिला है। अवधी कुजीन हो गई, देन इनकी आइकॉनिक डिशेज़ हैं जैसे कि गलौटी कबाब है, आपके अवधी बिरयानी, कौरमा, पॉपुलर उनका स्ट्रीट फूड है, टोकरी चाट हो गया, देन डेजर्ट्स लाइक मलाई गिलौरी, मक्खन मलाई। मुँह में पानी आ रहा है ना सुन के। तो इस वजह से इन्हें ये दी गई है ये उपाधि। तो यूनेस्को टैग होने की वजह से ऑब्वियसली देखिए टूरिज़्म इनका बढ़ेगा, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट अंडर पीएम डिवाइन। तो ये सर्किट आपका सोहरा जो चेरापूंजी मेघालय में है वहाँ पर बनाया जाएगा। इसको फंडिंग 200 करोड़ की अलॉट हुई है एंड टोटल इन्वेस्टमेंट 650 करोड़ की होगी सारे कंपोनेंट्स में मिलाकर। और जो सर्किट है वो 200 करोड़ अभी मिल गई है इसे। एंड फंडिंग जो है पीएम डिवाइन के अंदर दी गई है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन स्कीम। और देखिए बेसिकली इससे क्या होगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेटर फैसिलिटीज़ होगी तो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, जो सोहरा का यूनिक कल्चर और नेचुरल हेरिटेज है उसको भी बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इसमें किन किन जगहों को डेवलप किया जाएगा? आपके नौका लिकई फॉल्स को, मौसमई इको पार्क एंड अरवाह केव्स को, नौसिंगी थियांग फॉल्स एंड वहाकाबा फॉल्स को सोहरा एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जाएगा कुटमादन में, और शहला रिवर साइड डेवलपमेंट एंड वहाकालियार कैनियन। तो बहुत सारी जगह हैं जो ये डेवलप करेंगे। तो आप लोग भी अगर घूमना चाहें तो आपको पता है कि ये बहुत सारी जगहें हैं जो आप जाकर घूम सकते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो यूनियन बजट 22-23 में लॉन्च की गई थी। 100% इसे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसे मैनेज करती है। तो स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आपकी जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना, उसमें बेटर आपकी पूरी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लाना, इवन कि आपकी पीएम गति शक्ति के साथ भी जो हमारे पूरी कंट्री में लाया जा रहा है, आपके मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लाना, सारी जगहों को जोड़ना जिससे वहाँ पे लोगों का जाना आसान हो सके, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करें जिससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। उससे क्या होगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी उन जगह में, डेवलपमेंट भी होगी उन सारे स्टेट्स की। फीचर्स क्या हैं स्कीम में? पीएम डिवाइन का आपका टोटल आउटले 6600 करोड़ का है, 22-23 से लेकर 25-26 तक का इसका टाइम पीरियड रहेगा। बेसिकली ये एडिशनैलिटी है, यानी कि ये सप्लीमेंट करेगी जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनका सब्स्टिट्यूट हो गया कि पीएम गति शक्ति की जगह वो आ गया, नहीं, जो स्कीम्स चल रही हैं उनके साथ एडिशनली इसको लाया गया है। एंड इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल देखेगी, वही प्रोजेक्ट्स को प्रपोज करेगी और उनको देखेगी कि वो प्रोजेक्ट्स टाइमली पूरे हो रहे हैं या नहीं। चलिए, आपकी क्लास यहीं तक थी। आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए बिगनर टू बैंकर कोर्स बेस्ट कोर्स आपको अवेलेबल है। आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए आपका फुल कवरेज हो जाता है, इवन कि आप जैसे क्लासेस अगर करंट अफेयर्स की देखें यूट्यूब पे, आप सबके लिए अवेलेबल हैं। आपके क्वेश्चंस बहुत सारे अपने इस बार जिन्होंने भी आरबीआई का एग्ज़ाम दिया है वो देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, तो आपकी फुल कवरेज हो जाती है। आपको क्लासेस आप देखिए, आप एग्ज़ाम को बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर कर सकेंगे। एंड बाकी आपके फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू की सारी प्रिपरेशन बिगनर टू बैंकर कोर्स के अंदर अवेलेबल है। इसको लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके साथ साथ बैंकर्स यूनिवर्सिटी आपके लिए आरबीआई स्टार्टर किट लेकर आया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं उसके लिए देना है। इसमें आपके लिए पूरा क्या आपका सिलेबस का पैटर्न है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, आपको क्या स्ट्रैटेजीज़ रखनी चाहिए, आप कैसे क्या क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए इसमें डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। और इस स्टार्टर किट को लेने का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।